सेंटर बैरिस्टर अली सफर साहब ने ज्वाइन कर लिया। सर अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डिबेट थोड़ी सी आगे बढ़ गई है लेकिन मैं आपका इनपुट इस पर ज़रूर चाहूँगी। प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात हो रही है कि आप समझते हैं, पीटीआई बल्कि क्या समझती है कि मुल्क में प्रेसिडेंशियल सिस्टम आना चाहिए? बिकॉज जब पीटीआई खुद भी हुकूमत में थी उस वक्त भी ये बड़ी शिद्दत के साथ एक मुहिम चली थी कि मुल्क में सदारती निज़ाम लाया जाए। अब एक बार फिर ये ऐसी सुनगुन हो रही है। प्लस शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि जी बहुत से टेरिटरीज़ वापस विफाक में लाई जाएंगी, फिर उनकी बुनियाद पे सूबे भी कुछ नए बन जाएंगे, फिर इन सब की बुनियाद पे सदारती निज़ाम फिर पाकिस्तान में आ जाएगा। सेंटर साहब देखिए, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, प्रेसिडेंशियल निज़ाम और नए सूबे। ये प्रेसिडेंशियल निज़ाम की पहले बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ने एक्सपेरिमेंट कर लिया हुआ है। पाकिस्तान ने एक एक्सपेरिमेंट किया था प्रेसिडेंशियल सिस्टम का, ठीक। जो कि कुछ कामयाब भी था और कुछ नाकाम भी। लेकिन फिर 1973 में सारी जमातें जो थीं, जितने सियासतदान थे, बड़े बड़े सियासतदान थे उस वक्त के, उन्होंने सब ने सोचा कि हमने बड़ी बहस भी हुई कि हम फ्रेंच सिस्टम प्रेसिडेंट का रखें, हम यूएसए का जो अमेरिका में सिस्टम है प्रेसिडेंट का वो रखें, या हम पार्लियामेंट्री सिस्टम रखें जो कि इंग्लैंड में है और कॉमनवेल्थ कंट्रीज में और दुनिया की बहुत सारे ममालिक में। ठीक। तो फैसला ये हुआ और उसमें देखा भी गया कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक बहुत बड़े पार्लियामेंटेरियन थे और कॉन्स्टिट्यूशंस को जानते थे। तो फिर देखा यही गया कि हम पार्लियामेंट्री सिस्टम रखें। ठीक है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कम से कम एक शख्स के पास ताकत नहीं होती। उसमें एक पार्लियामेंट होता है और एक जो काबीना है और प्राइम मिनिस्टर है वो उसको और चीफ मिनिस्टर उसकी काबीना जो है वो ताबे होते हैं पार्लियामेंट के। तो अज्यूम ये किया जाता था कि ठीक है, ये लंगड़ा है, उसमें खराबियां हैं सिस्टम में, लेकिन बेस्ट सिस्टम यही है। तो मैं नहीं समझता कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को तब्दील करना चाहिए। हाँ, मैं खुद इस पे बड़ी तनकीद करता हूँ क्योंकि मेरी नज़र में पार्लियामेंटेरियंस अपना वो रोल अदा नहीं कर रहे जो कि अवाम उनसे एक्सपेक्ट करती है या उम्मीद लगा रखती है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि जिस तरह कानून साजी करते हैं वो तकरीबन कोई पढ़ता भी नहीं है कि कानून क्या है जिसके ऊपर वो आया कर रहे हैं। और क्या ये कुछ टेरिटरीज को वापस विफाक में आना चाहिए? कराची, गवादर, जैसे शेरजल कह रहे हैं, मरी, नथिया, अब आ गया दूसरी बात। टेरिटरीज को वापस लाना या प्रोविंसेस बनना। देखिए, मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि ज्यादा प्रोविंसेस बनने से वफाक जो है मजबूत होता है। ठीक। और प्रोविंसेस बनने में कोई हर्ज नहीं है। पूरी दुनिया में प्रोविंसेस बने हैं, लेकिन उसको नस्ली बुनियाद पे या उसको जुबान की बुनियाद पे नहीं बनने चाहिए। ठीक। वो एडमिनिस्ट्रेटिव वजूहात की वजह से बनने चाहिए। जी बिल्कुल दुरुस्त। मसलन अगर एक शख्स है मुल्तान में रहता है, उसको बार बार लाहौर आना पड़े, तो उसको अगर सहूलियत अगर उसको उसके फायदे में है तो फिर प्रोविंस बने। और नंबर दो, वो प्रोविंस ऐसा बनना चाहिए जो कि अपने पाँव पे खुद खड़ा हो सके, यानी उसके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो, वरना वो एक तरह से वो जाया करेंगे आप लोगों को और नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए ये बड़ा एक अहम मसला है, होनी चाहिए ये दोनों चीजें। एंड ब्रिंगिंग द टेरिटरीज बैक, क्योंकि कराची तो पहले भी विफाकी टेरिटरी में आता था। जी, कराची जो है वो शुरू में इसलिए था क्योंकि पहला कैपिटल हमारा वो था, इसलिए कराची को रखा गया था फेडरेशन के नीचे। लेकिन फिर ये फैसला हुआ कि कराची एक कमर्शियल हब है और वफाक का उससे ताल्लुक नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर वो सूबा बन जाए, बड़ा हो गया, अलग सूबा बन सकता है, लेकिन वफाक को देने का कोई मुझे जवाज नहीं नजर आता कराची। हाँ, ग्वादर एक ऐसी जगह है जहाँ एक पोर्ट सिटी अगर आप बनाना चाहें तो वो आप सोच सकते हैं और उस पर आप डिबेट कर सकते हैं कि उसके फायदे नुकसान क्या हैं। लेकिन मेरी नज़र में ग्वादर ओन करना चाहिए, बलूचिस्तान का हिस्सा है और बलूचिस्तान को उसका ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए। राइट। व्हाट्स योर टेक? ये बड़ी सॉलिड रीज़न है कि अगर आप वज़ीर आज़म बनने की एक मखसूस उम्र मुतय्यन कर रहे हैं तो जो वज़ीर आज़म को मुंतखब कर रहा है फिर उसकी भी एक मखसूस उम्र होनी चाहिए। आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी, मैं पहले तो जवाब दे दूं कि मेरा व्यू पॉइंट क्या है इस पे। फिर मैं इसका आपको दूसरे सवाल का भी जवाब देता हूँ। पाकिस्तान की अगर आप एस्टिमेट लगाएं तो मेरा ख्याल है 56 to 65% शायद जो पॉपुलेशन है वो 25 साल से कम है। यानी कि अगर आप 250
मिलियन की पॉपुलेशन देखें तो 140 से 150 मिलियन लोग जो हैं वो 25 साल से कम हैं। सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है हमारी यूथ की। तो अगर आप 25 से कम को वोट की इजाजत नहीं देंगे तो आप 140 150 मिलियन लोगों को डिसफ्रेंचाइज कर देंगे, यानी उनसे हक ले लेंगे कि हुकूमत से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी नज़र में ये आप कर ही नहीं सकते रेफरेंडम के बगैर। आप जब तक रेफरेंडम नहीं कराएंगे इस तरह की आईनी तरमीम काबिल कबूल नहीं होगी। कल को आप कहें कि जी जितनी औरतें हैं हमें अच्छी नहीं लगती, हम उनका वो सोचती नहीं है, समझती नहीं है, इसलिए उनको उनका हक जो है वोट का ले लें, तो आप ये किसी सूरत में एक्सेप्ट नहीं करेंगी। इसी तरह ये जो 25 साल से नीचे हैं ये बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, ये हमसे 2 हाथ आगे हैं, इनके पास सारी टेक्नोलॉजीज हैं, ये समझते हैं, इनका वोट का हक लेना बिल्कुल नाजायज लेकिन होगा। क्या उनकी अब दूसरी बात लेकिन यह क्या है कि इस उनकी वोट के हक को क्या उनका IQ या उनका EQ उसी लेवल का है कि वो वज़ीर आला भी बन सकें, फिर वज़ीर आज़म भी बन सके? इस डिबेट इस हिस्से इस हिस्से का अगर आप मुझे इस हिस्से का जवाब ब्रेक के बाद दे दें। अनफॉर्चुनेटली ब्रेक का वक्त हो गया लाइव प्रोग्राम में। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, आपका जवाब भी बहुत ज़बरदस्त होगा। एक ब्रेक लेते हैं जी, वापस आते हैं, बैरिस्टर साहब का जवाब लेते हैं, डिबेट को आगे बढ़ाते हैं अली साहब के साथ भी और शेर खान मरवत साहब का भी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी सेंटर बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र साहब। ये आपका दूसरा सवाल ये था कि अगर आप पार्लियामेंट में नहीं आ सकते तो फिर आप वोट किस तरह कर रहे हैं जी। लेकिन 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आपका 18 साल का जो बच्चा है वो अपनी चॉइस तो कर सकता है, लेकिन उसको वो एक लीडर बनने के लिए उसको वक्त चाहिए। ये हर जगह है। आप एक कंपनी में जाएंगे, आप अगर मैनेजमेंट का एक जॉब लेना शुरू करें, एक पेशा अपनाएं, तो आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आके आप चीफ एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं उस कंपनी के। ये नहीं कि आप 18 साल की उम्र में चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाएं, क्योंकि आपके पास वो तजर्बा नहीं है। इसी तरह अगर आप एक वकील बने तो आप निचले कोर्ट से शुरू करते हैं, फिर हाई कोर्ट का बनते हैं, फिर आप सुप्रीम कोर्ट का बनते हैं, फिर आके जज बनते हैं। उसकी एजेस हैं। लेकिन सर अभी इस वक्त वही 18 साल का नौजवान वज़ीर आज़म को मुंतखब कर रहा है ना, वज़ीर आला को मुंतखब कर रहा है, वही 18 साल का नौजवान। तो क्या उसकी चॉइस दुरुस्त हो सकती है? अपना हिस्सा डाल रहा है पार्लियामेंट्री पार्टी में, पार्लियामेंट्री पार्टी को ज्वाइन करके अपना हिस्सा डाल रहा है। लेकिन लीडरशिप का रोल उसको जब तक नहीं मिल सकता जब तक वो मजीद अपना एक्सपीरियंस ना करे। उसे पार्टी के रैंक्स में ऊपर आना पड़ेगा, सियासत में ऊपर आना पड़ेगा, अपनी जिंदगी को आगे एक्सपीरियंस के जरिए करना पड़ेगा, क्योंकि लीडरशिप का एक डिफरेंट रोल होता है। इसलिए ये कह देना कि आप वोट कर सकें इसलिए आप प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं, ये जायज़ बात नहीं, लॉजिकल मंतकी बात नहीं है। मेरी नज़र में आपको हर चीज़ के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, मुख्तलिफ जॉब के लिए मुख्तलिफ एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। आपको जब मिलेगा एक्सपीरियंस उसके बाद आप लीडरशिप के रोल में आ सकते हैं। उसके लिए वक्त दरकार है। वो चले रिस्ट्रिक्शन है, 28वीं में अभी तो सारी रिस्ट्रिक्शन है 28 के हवाले से तो अभी सारी स्पेकुलेशन ही है। तो अगर 28 में इस किस्म की कोई चीज़ें आती हैं तो क्या PTI इसका रास्ता रोक पाएगी? आज PTI ने यह भी अनाउंस किया कि हम बजट पास नहीं होने देंगे। क्या आप इस पोजीशन में हैं? देखें, जहां तक ताल्लुक है, अगर 25 की बात कोई कर रहा है तो वो सिर्फ PTI स्पेसिफिक है, क्योंकि उनको पता है कि नौजवान का 99% वोट जो है वो PTI का वोट है। तो अगर कोई बात कर रहा है या ख्वाहिश रखता है तो उसका मेरा ख्याल है मकसद यही है कि वो अपने 140-150 वोटर्स जो है उनको हटाना चाहते हैं। अब जहां तक प्रोटेस्ट है बजट के ऊपर, मेरा ख्याल है कि हमें बजट की हम अपोजिशन ज़रूर करेंगे। जहां गलतियां हों, जहां कोई अवाम की फायदे की बात हो तो वो तो हम जरूर उसको सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन कभी मैंने देखा नहीं पिछले 4 साल में कि कोई अवाम के फायदे वाला बजट दिया जा रहा हो, तो इसलिए हम जरूर उसको अपोज करेंगे जो बातें हैं। लेकिन क्या वो उसको हम कामयाब होंगे ऑपोजिशन में? ऑपोजिशन बहुत सारे, जब 26वीं तरमीम आई, 27वीं तरमीम आई, तब भी आपने देखा, और जो आम जब कानून साजी करना चाहती है हुकूमत तो कर लेती है, बुलडोज करती है। लेकिन
हम अपनी आवाज उठाने से फिर भी सो गोया गुरेज गोया नहीं गोया करेंगे।